तो ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं देख रहे थे हम लोग। आपने देखा कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन एक लंबे विकास का परिणाम है और ये अधिकांश रूप में अपने अलिखित रूप में हमारे सामने आता है। जानबूझकर नहीं बनाया गया है, बल्कि संयोग और विवेक का शिशु है। दूसरी विशेषता जो ब्रिटिश संविधान की है वो ये है कि ये संविधान ब्रिटेन में एकात्मक सरकार की स्थापना करता है। एकात्मक और संघात्मक ये दो तरह की सरकारों के रूप होते हैं। लोकतांत्रिक सरकारों का जब वर्गीकरण किया जाता है तो इसमें संघात्मक और एकात्मक सरकारें भी उसके एक रूप में सामने हमारे आती हैं। तो एकात्मक सरकार क्या होती है? जब शासन करने की सत्ता एक ही केंद्रीय सरकार में निहित होती है तो ऐसी सरकार को हम एकात्मक सरकार कहते। ऐसा नहीं होता कि वहां पर स्थानीय सरकारें नहीं होती। जिन देशों में एकात्मक शासन व्यवस्था होती है वहां भी स्थानीय सरकारें होती हैं, लेकिन स्थानीय सरकारों को स्वायत्तता प्राप्त नहीं होती। वो किसके निर्देशों के तहत कार्य करती हैं? राष्ट्रीय सरकार के, केंद्रीय सरकार के निर्देशों के तहत कार्य करती हैं। उन्हें अपनी शक्ति संविधान से नहीं मिलती, बल्कि केंद्र सरकार के द्वारा उन्हें प्रदान की जाती है और केंद्र सरकार जब चाहे तब उनको दी गई सत्ता वापस ले सकती है। यानी शक्ति की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से एकात्मक शासन व्यवस्था में स्थानीय सरकारें केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर होती है। सर्वोच्च सत्ता किसके हाथ में होती है? एक ही केंद्रीय सरकार के हाथ में होती है। ब्रिटेन एक छोटा सा देश है। ऐसे में छोटे से देश का प्रबंध करने के लिए एकात्मक सरकार की व्यवस्था की गई है, यानी एक ही राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई है। जिन देशों में क्षेत्रफल और जनसंख्या बहुत बड़ी होती है, जनसंख्या में विविधता बहुत ज्यादा होती है, वहां पर प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से संघात्मक शासन व्यवस्था का निर्माण किया जाता है या उसे अपनाया जाता है। जैसे भारत जैसे देश में संघात्मक शासन अपनाया गया है और अमेरिका में भी संघात्मक शासन व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। संघात्मक शासन किसको कहते हैं? जहां पर दो समानांतर सरकारें होती हैं जिनको समान रूप से शक्तियां संविधान के द्वारा प्रदान की जाती है। दो समानांतर सरकारें कौन सी? एक राष्ट्रीय सरकार और दूसरी हर प्रांत की अपनी अपनी सरकार। और ये दोनों सरकारें अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त करती हैं। दोनों अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए शासन कार्य को संपन्न करती है। ऐसा क्षेत्रीय विविधताओं को संतुष्ट करने के लिए किया जाता है और साथ ही प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से किया जाता है। इतने बड़े देश में एक ही केंद्र सरकार के द्वारा अच्छी तरीके से शासन नहीं किया जा सकता। अगर आप भारत का एग्जाम्पल लें तो क्या ये पॉसिबल है कि दिल्ली में बैठी एक केंद्रीय सरकार सुदूर सीमावर्ती राज्यों के लोगों की जरूरतों को समझ सकेगी, अच्छी तरह उनके लिए कानून बना सकेगी, उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान कर सकेगी? नहीं कर सकेगी। इसलिए प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से संघात्मक व्यवस्था को अपनाया जाता है कि एक केंद्रीय सरकार रहेगी, राष्ट्रीय सरकार रहेगी जो राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर कानून बनाएगी और दूसरे हर प्रांत की अपनी अपनी सरकार होगी, हर क्षेत्र की अपनी अपनी सरकार होगी जो उस क्षेत्र की आवश्यकताओं, उस क्षेत्र की समस्याओं को समझते हुए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कानून निर्माण का, कानून को क्रियान्वित करने का कार्य संपन्न करेगी। दूसरी बात यह होती है कि जहां पर क्षेत्रीय, भाषाई या
जनांकिकी से संबंधित विविधताएं होती हैं। बहुत सारे धर्मों के लोग निवास करते हैं, बहुत सारी जातियों प्रजातियों के लोग निवास करते हैं, बहुत सारी भाषाओं के बोलने वाले लोग हैं, बहुत सारी संस्कृतियों को मानने वाले लोग हैं। तो ये सब क्या चाहते हैं? हर समूह, हर सांस्कृतिक समूह, हर भाषाई समूह, हर क्षेत्र के लोग चाहते हैं कि शासन में उनको प्रतिनिधित्व मिले, शासन में उनका भी प्रतिनिधि चुनकर जाए। तो अगर केवल एक सरकार होगी, राष्ट्रीय सरकार होगी, तो बहुत सारी विविधताओं को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय सरकार की सदस्य संख्या भी सीमित होती है। संसद में, राष्ट्रीय संसद में कितने सदस्य चुनकर जा सकेंगे? 500, 550? ये 500, 550 सदस्य पूरे देश का सही मायनों में सभी संस्कृतियों का, सभी भाषाओं का, सभी जातियों और प्रजातियों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकेंगे। इसलिए इन क्षेत्रीय विविधताओं को अपने ही क्षेत्र में सरकार में प्रतिनिधित्व मिल जाए प्रांतीय सरकारों के माध्यम से, ऐसा संघात्मक शासन व्यवस्था में कोशिश की जाती है, और ये संभव भी होता है संघात्मक शासन। तो संघात्मक और एकात्मक सरकारें जस्ट अपोजिट होती हैं। ये लोकतंत्र के दो अलग अलग रूप हैं। आमतौर पर एकात्मक सरकार छोटे देशों में अपनाई जाती है, क्योंकि एक ही केंद्रीय सरकार होती है, और जो देश बड़े हैं, जहां विविधताएं ज्यादा हैं, वहां संघात्मक सरकार स्थापित की जाती है। संघात्मक लोकतंत्र स्थापित किया जाता है, जिसमें दो सरकारें होती हैं, राष्ट्रीय सरकार और प्रांतीय सरकार। तो ब्रिटेन चूंकि छोटा सा देश है, इसलिए वहां एकात्मक सरकार सफलतापूर्वक चल रही है। संविधान के द्वारा वहां एकात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है, यानी एक केंद्र सरकार के द्वारा ही पूरे ब्रिटेन का शासन और प्रशासन देखा जाता है। और वहां जो स्थानीय सरकारें हैं, जो लोकल मामलों को देखती हैं, वो स्थानीय सरकारें संविधान से अपने अधिकार प्राप्त नहीं करती, बल्कि केंद्र सरकार से अपने अधिकार प्राप्त करती हैं। यानी वो अपने कार्य में स्वतंत्र नहीं होती। किस पर निर्भर करती हैं? किसके आदेशों पर निर्भर करती हैं? केंद्र सरकार के आदेशों पर निर्भर करती हैं। तो ये दूसरी विशेषता थी ब्रिटिश संविधान की। तीसरी जो विशेषता है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की, वो ये है कि ब्रिटिश संविधान ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना करता है। ब्रिटेन संसदीय शासन का जनक देश है। लोकतंत्र के बहुत सारे रूप प्रचलित हैं, आप जानते हैं। उनमें से एक रूप संसदीय शासन का भी है। जैसे एकात्मक और संघात्मक लोकतंत्र है, वैसे ही संसदीय और अध्यक्षात्मक ये भी लोकतंत्र का एक रूप है, लोकतांत्रिक सरकार का एक रूप। तो इनमें से जो संसदीय शासन व्यवस्था है, इसको सबसे पहले ब्रिटेन में अपनाया गया, यानी संसद की सर्वोच्चता स्वीकार की गई, जनप्रतिनिधियों की सर्वोच्चता स्वीकार की गई। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, संसदीय लोकतंत्र का एक विशेष अर्थ होता है। वो अर्थ क्या है? संसदीय सरकार को हम उत्तरदायी सरकार भी कहते हैं, मंत्रिमंडलात्मक सरकार भी कहते हैं। संसदीय शासन की खासियत क्या होती है कि ऐसी शासन व्यवस्था में दो तरह की कार्यपालिकाएं देखी हैं। कौन सी? एक नाम मात्र की कार्यपालिका देखने को मिलती है, और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका होती है। ये संसदीय शासन की खासियत। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में एक ही कार्यपालिका होती है, लेकिन संसदीय शासन में दो तरह की कार्यपालिका होती है। तो अगर ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, तो वहां भी दो तरह की कार्यपालिका है। ब्रिटिश सम्राट या साम्राज्ञी, वहां नाम मात्र की कार्यपालिका है, और
वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट में निहित है। भारत में भी संसदीय शासन को अपनाया गया है ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए, इसलिए हमारे देश में भी दो तरह की कार्यपालिकाओं का वजूद है। नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति है और वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद है। संसदीय शासन की दूसरी खासियत क्या होती है कि यहाँ पर जो कार्यपालिका होती है वो संसद के निचले सदन के प्रति यानी जन प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होती है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्य जो भी कार्य करते हैं उसके लिए वो संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, यानी संसद जब चाहे तब उनसे शासकीय कार्यों के विषय में कोई भी प्रश्न पूछ सकती है, किसी भी जिज्ञासा का समाधान कर सकती है, किसी भी विषय पर वाद विवाद करने की डिमांड कर सकती है और मंत्रिपरिषद को संसद की इस डिमांड को मानना पड़ता है। कार्यपालिका की वास्तविक कार्यपालिका की बागडोर किसके हाथ में रहती है? संसद के हाथ में रहती है, विशेष रूप से जो निचला सदन होता है उसके हाथ में रहती है। और इसका अंतिम मतलब ये होता है उत्तरदायित्व का कि संसद अगर चाहे तो मंत्रिपरिषद को समय से पहले ही उसके पद से हटा सकती है। यानी संसदीय शासन में कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित नहीं होता, वो किस पर निर्भर करता है? संसद के विश्वास पर निर्भर करता है। जब तक संसद का प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद में भरोसा है तब तक मंत्रिपरिषद कार्य करती रहेगी, प्रधानमंत्री कार्य करता रहेगा, मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता रहेगा। लेकिन जिस दिन संसद ने मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास कर दिया कि अब हमें मंत्रिपरिषद में भरोसा नहीं है, संसद में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद अपना विश्वास खो चुके हैं, तो अविश्वास का प्रस्ताव पास होने के साथ ही प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। अध्यक्षात्मक शासन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहां पर संविधान के द्वारा ही कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित कर दिया जाता है। अमेरिका में अगर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है तो वहां की जो कार्यपालिका राष्ट्रपति है उसका कार्यकाल संविधान के द्वारा 4 वर्ष के लिए निश्चित कर दिया गया है। 4 वर्ष से पहले उसको आसानी से उसके पद से नहीं हटाया जा सकता, सिर्फ और सिर्फ महाभियोग की प्रक्रिया के आधार पर ही उसे समय से पहले उसके पद से हटाया जा सकता है। लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया इतनी कठिन होती है, 2/3 बहुमत की जरूरत होती है उसके लिए, और ये मिलना हमेशा संभव नहीं होता, इसलिए राष्ट्रपति को हटाया जाना भी संभव नहीं होता। लेकिन ऐसा संसदीय शासन में नहीं होता, क्योंकि संसदीय शासन में जब भी संसद चाहे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाकर उसे उसके पद से हटा सकती है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि संसदीय शासन व्यवस्था में सरकार के जो 2 अंग होते हैं, विधायिका और कार्यपालिका, ये आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए होते हैं। दोनों अपने वजूद के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। अध्यक्षात्मक शासन में सरकार के तीनों अंग एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, लेकिन संसदीय शासन में खासतौर से 2 अंगों के साथ ऐसा नहीं होता। न्यायपालिका तो फिर भी स्वतंत्र होती है, लेकिन विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। कैसे? जो प्रधानमंत्री होता है, जो मंत्रिपरिषद के लोग होते हैं, उनके लिए अनिवार्य योग्यता क्या होती है कि उन्हें संसद के किसी न किसी सदन का सदस्य होना चाहिए।
अगर वो नहीं है तो 6 महीने के भीतर उन्हें संसद की सदस्यता प्राप्त कर लेनी। जैसे आप बीच बीच में सुनते होंगे कि इस राज्य के मुख्यमंत्री विधानसभा के सदस्य नहीं थे, फिर भी मुख्यमंत्री बन गए और 6 महीने के भीतर कोई उपचुनाव करा के उन्हें विधानसभा की सदस्यता दिलाई। तो संसद से घनिष्ठ संबंध होता है कार्यपालिका का। कहां पर? संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर। कार्यपालिका और विधायिका आपस में जुड़े होते हैं क्योंकि संसद का गठन राजा के साथ होता है। संसद का निर्माण 3 से मिलकर होता है, सम्राट, ब्रिटिश सम्राट, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। यानी राजा जो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान है वो संसद का अंग है। संसद का गठन उसके बिना नहीं हो सकता। और मंत्रियों के लिए तो ये जरूरी है ही कि वो संसद के सदस्य। तो इस तरीके से कार्यपालिका का जो गठन होता है संसदीय शासन व्यवस्था में, वो विधायिका में से ही होता है, यानी संसद में से ही होता। तो कार्यपालिका किस पर निर्भर कर रही है? संसद पर निर्भर कर रही है। और केवल गठन ही नहीं होता बल्कि अपने कार्यकाल के लिए, अपने जीवन के लिए भी मंत्रिपरिषद किस पर निर्भर है? संसद पर निर्भर है, क्योंकि जब तक संसद में विश्वास रहेगा तभी तक मंत्री अपने पद पर बने रहेंगे। दूसरी तरफ संसद भी अपने वजूद के लिए, अपने अस्तित्व के लिए किस पर निर्भर है? कार्यपालिका पर निर्भर होती है संसदीय व्यवस्था में। कैसे? संसद का अधिवेशन सम्राट बुलाता है। किसकी सलाह से? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से। संसद कानून बनाती है, लेकिन कानून का मसौदा ज्यादातर कौन पेश करता है संसद में? मंत्रिपरिषद के सदस्य। ज्यादातर जो बिल होते हैं वो सरकारी बिल होते हैं, यानी मंत्रियों के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। और मंत्री केवल प्रस्तुत ही नहीं करते संसद में बिल को, बल्कि वो बिल को पास भी करा लेते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, यदि संसद में उनका बहुमत होता है। हर बिल को पास होने के लिए हर सदन में मतदान होता है। आधे से ज्यादा सदस्य, जिसको हम साधारण बहुमत कहते हैं, अगर विधेयक के पक्ष में अपना वोट देते हैं तो वो विधेयक उस सदन से पास हो जाता है। उस सदन से पास होकर फिर वो दूसरे सदन में जाता है। दूसरे सदन में भी विचार विमर्श के बाद अंत में मतदान होता है और मतदान के बाद उसका फैसला होता है। फिर वो राजा के पास सिग्नेचर के लिए जाता है, राजा उसे स्वीकार कर लेता है, तब वो कानून का रूप लेता है। कानून बनाने की ये जो प्रक्रिया है, इसमें मंत्रिपरिषद संसद को न केवल निर्देशित करती है, न केवल उसका मार्गदर्शन करती है, बल्कि कई बार मंत्रीगण यानी कार्यपालिका अपने बहुमत की दुहाई देते हुए, संसद में अपने बहुमत की दुहाई देते हुए अपनी इच्छा अनुसार कानून बनवा भी लेती है ना संसद पर नियंत्रण मंत्रिपरिषद का, प्रधानमंत्री का। और केवल इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री अगर राजा को सलाह दे दे कि संसद को, कॉमन सभा को पहले ही भंग कर दिया जाए, उसके कार्यकाल से पहले ही भंग कर दिया जाए, तो राजा उसे भंग कर देता है। यानी ये दोनों अंग, संसद और कार्यपालिका, संसदीय शासन व्यवस्था में एक दूसरे के साथ अभिन्न रूप से जुड़े हुए होते हैं। दोनों अपने वजूद के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, अपने कार्यकाल के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते
ये संसदीय शासन की खासियत होती। तो ब्रिटेन में जो लोकतंत्र है वो कैसा लोकतंत्र है? संसदीय लोकतंत्र है। और सबसे पहले वहीं पर संसदीय लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। संसदीय शासन व्यवस्था के जितने भी लक्षण हैं वो सब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में पाए जाते हैं। इसी से जुड़ी हुई एक विशेषता जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की है वो ये है कि वहां पर संसदीय सर्वोच्चता या संसदीय संप्रभुता की स्थापना की गई है। आमतौर पर हर देश में आप देखते हैं, अगर हर देश की शासन व्यवस्था का आप अध्ययन करें तो शासन के तीनों अंगों में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होता है? कार्यपालिका होती है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होता है। इतना पावरफुल होता है कि आम बोलचाल की भाषा में हम उसको सरकार कह देते हैं, हम उसको शासक कह देते हैं। जबकि सरकार का निर्माण 3 अंगों से मिलकर होता है, उसमें विधायिका भी शामिल है, कार्यपालिका भी शामिल है और न्यायपालिका भी शामिल है। लेकिन इन तीनों में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? कार्यपालिका। प्रैक्टिकली वो पावरफुल होती चली जा रही है हर देश में, सिर्फ ब्रिटेन, भारत या अमेरिका में ही नहीं बल्कि सभी देशों में ये प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है कि कार्यपालिका ज्यादा शक्तिशाली होती चली जा रही है। लेकिन ब्रिटेन में संविधान के द्वारा, संवैधानिक अभिसमयों के द्वारा तीनों अंगों में किसको सर्वोच्च बनाया गया है? संसद को सर्वोच्च बनाया गया है। यानी सैद्धांतिक दृष्टि से वहां पर संसद कार्यपालिका से भी शक्तिशाली है, न्यायपालिका से भी शक्तिशाली है। ब्रिटेन में न्यायपालिका को ये स्वतंत्रता नहीं दी गई है कि वो संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून को अवैध घोषित कर सके। संसदीय संप्रभुता पर हम अलग से चर्चा करेंगे विस्तार में कि संसदीय संप्रभुता का मतलब आखिर क्या है ब्रिटेन में, और वास्तव में संसद संप्रभु है या उसकी संप्रभुता पर मर्यादाएं हैं। बहरहाल ब्रिटिश संविधान संसदीय संप्रभुता या संसदीय सर्वोच्चता की स्थापना करता है। यानी संसद पूरे देश के लिए कोई भी कानून बना सकती है और न्यायपालिका उस कानून को अवैध घोषित नहीं कर सकती, या कोई अन्य प्राधिकारी ब्रिटेन में ऐसा नहीं है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को अमान्य करते, उसको मानने से इनकार करते। अगली विशेषता जो ब्रिटिश संविधान में हमें दिखाई देती है वो है कि ब्रिटेन के संविधान में सिद्धांत और व्यवहार का बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। वैसे तो हर देश में आप देखते हैं कि संविधान में जो कुछ कहा गया है, सैद्धांतिक रूप से जो कुछ कहा गया है, व्यवहार में उसको फॉलो नहीं किया जाता, ज्यादातर फॉलो नहीं किया जाता। कुछ प्रावधान व्यवहार में लागू हो पाते हैं, प्रभावी हो पाते हैं, और कुछ सिर्फ संविधान में ही सिमट कर रह जाते हैं। ये हर देश में देखने को मिलता, लेकिन ब्रिटेन में ये अंतर बहुत बड़ा है। यानी वहां पर जो सैद्धांतिक स्थिति है, व्यावहारिक स्थिति उससे बिल्कुल भिन्न है। अभी आपने देखा कि संसदीय सर्वोच्चता की स्थापना की गई है ब्रिटिश संविधान के द्वारा, लेकिन ऐसा सिर्फ सिद्धांत में है। व्यवहार में वहां भी कार्यपालिका की शक्तियां बढ़ रही हैं। व्यवहार में संसद कई तरीकों से
प्रतिबंधित हो रही है, उसकी शक्ति मर्यादित हो रही है। सिद्धांततः ब्रिटेन का शासक आज भी राजा है, राजतंत्र है ब्रिटेन में सैद्धांतिक रूप में, लेकिन व्यवहार में क्या है? व्यवहार में वहां लोकतंत्र स्थापित हो चुका है। तो सिद्धांत और व्यवहार का ये अंतर हर क्षेत्र में देखने को मिलता है, हर संवैधानिक व्यवस्था में देखने को मिलता। इसीलिए ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ये कहा जाता है कि वो जैसा है वैसा दिखाई नहीं देता, और जैसा दिखाई देता है वैसा वास्तव में है नहीं। तो सिद्धांत और व्यवहार का अंतर, ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की एक बहुत बड़ी विशेषता। इसके अलावा रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, ये भी ब्रिटिश संविधान की एक विशेषता। वैसे उदारवादी लोकतंत्रों में ज्यादातर हमें विधि का शासन देखने को मिलता है, लेकिन इसकी सबसे पहले शुरुआत कहाँ हुई? ग्रेट ब्रिटेन में। इस विषय पर भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि इस पर भी अलग से प्रश्न पूछा जाता है कि रूल ऑफ लॉ क्या है। अभी आप सिर्फ इतना जानिए कि रूल ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि देश में सर्वोच्चता कानून की होती है, किसी व्यक्ति की इच्छा की। ब्रिटेन में भी सर्वोच्च क्या है? कानून है। शासक की इच्छा मायने नहीं रखती। शासक कौन होता है? एक व्यक्ति होता है। व्यक्ति के रूप में उसकी इच्छा हो सकती है, व्यक्ति होता है या व्यक्तियों का समूह होता है। व्यक्ति के रूप में उसकी इच्छा भी होगी, व्यक्ति के रूप में उसकी कमजोरियां भी होंगी, अच्छाइयां भी होंगी। तो शासन कार्य करते समय कहीं उसकी इन बुराइयों का प्रभाव शासन पर न पड़ जाए, शासन कार्यों पर न पड़ जाए, इसको रोकने के लिए सर्वोच्च किसको बनाया जाता है? कानून को बनाया जाता है। ब्रिटेन में ऐसा ही किया गया है कि शासन का संचालन किसके माध्यम से होगा? कानून के माध्यम से होगा। शासक चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी का प्रधानमंत्री हो, एक पार्टी के अंदर कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बने, कोई भी राष्ट्रपति बने, लेकिन वो सब किसके अधीन है? कानून के अधीन है। वो कानून संवैधानिक कानून भी हो सकता है, वो वैधानिक कानून भी हो सकता है, यानी संसद द्वारा बनाया गया कानून भी हो सकता है। यानी शासक कौन है? असल में कानून शासक है, क्योंकि शासकों को कानून के अनुसार ही शासन कार्य संचालित करना होता है, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं। और दूसरे, कानून का शासन शासक और शासित में कोई भेद नहीं करता, यानी कानून की नजरों में सभी समान होते हैं, चाहे वो शासक हो या कोई निचले दर्जे का कर्मचारी हो या आम नागरिक। अगर कानून का उल्लंघन शासक के द्वारा किया जाएगा तो उसे भी न्यायालय द्वारा दंडित किया जाएगा, उतना ही दंड दिया जाएगा जितना एक आम नागरिक को दिया जाएगा उस कानून का उल्लंघन करने पर। तो कानून की नजरों में सभी समान होते हैं, रूल ऑफ लॉ के अंतर। शासन व्यवस्था कानून के अनुसार चलती है और कानून सबको समान निगाह से देखता। कानून के लिए कोई राजा नहीं है, कोई प्रधानमंत्री नहीं है, कोई आम नागरिक नहीं है, सब बराबर है उसकी दृष्टि में। हालांकि यहां भी सिद्धांत और व्यवहार का अंतर देखने को मिलता है। ब्रिटेन में सिद्धांत रूप में रूल ऑफ लॉ है, वहां पर कानून की सर्वोच्चता स्थापित की गई है, लेकिन
व्यवहार में बहुत सारे ऐसे अपवाद हैं जिनको देखकर ऐसा लगता है कि वहां रूल ऑफ लॉ का उल्लंघन हो रहा है। इस पर विस्तार में चर्चा हम आगे करेंगे। तो ये मोटी मोटी ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं हैं, जिन विशेषताओं के लिए ब्रिटिश संविधान दुनिया भर में जाना जाता है।